अनुपम जी, डिबेट सेट करने के लिए पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। राजभर का मंत्री बनना बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए तो है ही, बीजेपी के लिए भी और बीजेपी के सिंपैथाइजर्स के लिए भी, क्योंकि अब की बार 400 पार का आंकड़ा तभी छू सकेगी बीजेपी, एनडीए, जब उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के आसपास बीजेपी पहुंचेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें एक नोनिया चौहान, एक राजभर, एक ब्राह्मण, एक एससी, दो पूरब से, दो पश्चिम से, इसको आप कैसे देखते हैं? तो पंकज जी, पहली बात तो ये इनकी शुरुआत ही अपनी इंजीनियरिंग से होती है, जिसमें आप दो ओबीसी देखते हैं, एक दलित देखते हैं, एक ब्राह्मण देखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें बाकी थी मंत्रिमंडल में, पर उन्होंने 4 को ही लिया। वैसे भी माना जाता है कि साहब कुछ सीटें खाली रहें तो लोगों का दिल लगा रहता है कि साहब अब ये सीट भरने वाली है, तो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बात तो आकाश सक्सेना की भी हो रही थी, लेकिन आकाश सक्सेना आपको इसमें नहीं नजर आते हैं। और अब एक बात ये आ रही है कि साहब दारा सिंह चौहान, इनको हारने के बाद एमएलसी भी बनाया दारा, उसके बाद आप उनको मंत्रिमंडल में भी ले आए। तो एक वो जो एक लोनिया जाति का वोट है, वो हमेशा से भाजपा ही रहा है। लेकिन उसमें अभी आपने देखा है संजय चौहान अपना जनवादी पार्टी बनाकर एक सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज की तारीख में अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो फागू चौहान पहले से गवर्नर हैं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री हो जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस जाति को लेकर सिक्योर हो सकती है। तो इधर वो उन्होंने दारा सिंह को भी कर दिया, ओम प्रकाश राजभर को भी कर दिया। दक्षिण वो आप मान के चलते हैं कि पश्चिम उन्होंने जयंत चौधरी के साथ पूरा फिट कर दिया है। तो अब एक ले देखे पूर्वांचल की उनकी दिक्कत आ रही थी। पूर्वांचल की दिक्कत भी इसलिए आ रही थी कि आप देखिए कि 2014 में उन्होंने जो सीटें निकाली थी, उसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ एक घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, ये सारी सीटें 2019 में महागठबंधन में निकल जाती। और प्लस आपके साथ उस समय जयंत चौधरी भी नहीं होते हैं, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर भी नहीं होते हैं। तो जाहिर है कि जयंत चौधरी से आपने अपना पश्चिमी किला सुदृढ़ किया है, और पूर्वांचल में आप कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। फिर वो चाहे राजभर वोट हो, चाहे लोनिया वोट हो, चाहे निषाद वोट हो, तो वो हर तरह से उसको, पूर्वांचल हमेशा से भाजपा का, जिसे कहना चाहिए आप, कमजोर इनकी एक कड़ी रही है। और 2014 को छोड़ दिया जाए तो उनको पूर्वांचल में 2019 में भी दिक्कत आई और 2022 में भी दिक्कत आई। 2022 में भी अगर आप देखें तो ये कहते थे, और ये डंके की चोट पे कहा था ओम प्रकाश राजभर की कोई कुछ बातें तो एकदम ही हवा हवाई होती है, पर जो सच निकलती फिर वो एकदम मार के, फिर जैसे वो कह रहे थे कि बिना मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाए लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं होगा। तो वो चलिए, इतनी बात तो उनकी सच हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि राजभर जब भाजपा के साथ आते हैं तो गाजीपुर जैसी जगह पे भाजपा का खाता ही नहीं खोलते हैं, 7 में से 5 सीटें दिला देते हैं। और वही राजभर जब 2022 में सपा के साथ जाते हैं तो भाजपा 7 में से 7 लूज कर जाती है। और लूज ही नहीं कर जाती है, आप देखें कि कई कई जिलों में तो जिसे कहना चाहिए उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर में उनका खाता नहीं खुला। मऊ, बलिया, जौनपुर में उनकी सीटें घट गई। और सपा गठबंधन पूर्वांचल में अपनी सीटें दोगुनी कर लेता है, एकदम दोगुनी कर लेता है। तो ऐसे में वो एक चाहे वो मंत्रिमंडल हो और चाहे वो चुनावी तैयारी हो, जो आप सब जानते हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो लोकसभा चुनाव पे नजर रखते हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग बहुत दिनों से सफलतापूर्वक कर रही है। और अभी एक छोटी छोटी जातियों को जहां जोड़ने का सवाल है, मैं समझता हूं कि दे हैव डन अ गुड जॉब। पंकज। वकील साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस सोशल इंजीनियरिंग को आप पश्चिम में कैसे देखते हैं? पश्चिम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि खतौली में उपचुनाव हुआ, वहां जाट, गुज्जर, त्यागी, मुसलमान, उसका गठजोड़ दिखा।
गठजोड़ दिखने के बाद बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ गई। उन्हें लगा कि अगर इस तरीके से हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी हालत खराब हो जाएगी। अभी किसान आंदोलन भी शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेलती है, आरएलडी को अपने साथ ले आती है। कहा यह जाता है कि पश्चिम यूपी में जिसके साथ जाट उसी का ठाठ। अब आरएलडी तो आ गई इनके पक्ष में। आरएलडी ने अपने कोटे से एक मंत्री बनाया, वो एससी कोटे से आते हैं। जाहिर तौर पर आरएलडी ने दो जो लोकसभा की सीटें भी डिक्लेयर की है, उसमें एक जाट, एक गुजर, मंत्री के रूप में एक दलित, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की और मुझे लगता है बीजेपी को यह बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप क्या मानते हैं, इफेक्टिवली किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिम यूपी में इस मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से असरदार होगा, खास तौर पर तब जब आप 2019 का आंकड़ा देखें तो 14 में से संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर समेत 7 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी थी, एनडीए को गंवानी पड़ी थी। अब किस तरह का फर्क आपको दिखाई पड़ता है कि आरएलडी के साथ आने के बाद न सिर्फ आरएलडी को फायदा होगा बल्कि बीजेपी को भी मिशन 80 के आसपास पहुंचने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी? देखिए पंकज जी, आज का जो ये मंत्रिमंडल का ये विकास ये करना, ये एक्सपेंशन करना, ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये पूर्वांचल से लेके पश्चिम यूपी तक की बात नहीं है, ये जो है यूपी गेटवे है दिल्ली तक पहुंचने का। यूपी में 80 सीटें हैं, पिछली बार तो 62 सीटें आई थी, 50% शेयर इनके साथ था। इस बार शेयर बढ़ेगा और जितना बीजेपी, जैसे अपना मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करने के लिए बीजेपी को, एनडीए को इस टाइम जितने भी पार्टियां इनके साथ मिले वो चाहते हैं कि उनको अपने साथ मिला दे। अब देख लीजिए, पिछली बार इनका वोट सेविंग था 7.35% अप था, ज्यादा हो गया था। उन चीजों के लिए जो अब आरएलडी वगैरह, जो राजभर जी वगैरह जितने भी आगे मिलेंगे तो इनका और भी वोट शेयर बढ़ेगा। क्योंकि 400 ये इतना ही नहीं है, इस जो अरेंजमेंट है, ये जो बाकी है, ये बीजेपी के स्टेटों के जहां इन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया अपने कैंडिडेट्स, उनको भी एक पॉजिटिव सिग्नल भेज देगा। जो यूपी का अरेंजमेंट होगा, इसके वजह बीजेपी को बाकी स्टेटों में भी मदद मिलेगा। इतना है कि यूपी में आरएलडी और इसके राजभर जी के आने से यूपी में बीजेपी की स्थिति पूरी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे ये तो सबको एग्जाम्पल देगा, जैसे शिंदे, हेमंत बिस्वा, ज्योतिराज सिंधिया, सबको तो अच्छा अपना तो ये मिल गया, तो उनके आने से भी बीजेपी की कितनी आगे गई। उसी हिसाब से यूपी में भी जैसे ये पूर्वांचल, पश्चिम यूपी वगैरह में जो आपका या लोनिया वोट है या राजभर वोट जो भी है, उसे मजबूती तो पूरी स्थिति हो जाएगी। और पिछली बार तो 62 सीटों का था बीजेपी का यूपी में। मेरे को लग रहा है अगर यही हाल रहा यूपी में, इस बार 80 तक भी पहुंचना कोई मुश्किल चीज नहीं है। यही हाल रहा तो, लेकिन आप ये देखें बीएसपी भी चुनावी मैदान में होगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हो चुका है। राव साहब, सवाल ये उठता है कि ठीक है, इंडिया टुडे ने कुछ दिन पहले एक सर्वे भी कराया था और उस सर्वे में यह पाया था कि बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें वहां पर मिल रही हैं। मूड ऑफ द नेशन करके एक सर्वे किया गया था। अब 70 सीटों से ज्यादा वो तब सर्वे किया गया था जब आरएलडी इनके पक्ष में नहीं आई थी। अब तो आरएलडी भी इनके पक्ष में। ऐसे में सवाल उठता है कि 2019 में तकरीबन 16 सीटें, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो 16 सीटें बीजेपी एनडीए ने गंवाई थी। अब आपको क्या चांसेस दिख रहा है? ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसके जरिए बीजेपी कहां तक पहुंच सकती है? क्योंकि बीजेपी का खुद का जो टारगेट है वो 370 का है।
370 के आंकड़े को छूने के लिए उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा, इनफैक्ट 100% परफॉर्मेंस देना होगा। क्या आपको इसकी गुंजाइश दिखाई पड़ती है? क्योंकि पूरब से पश्चिम तक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई। पंकज भाई, जब आप यूपी की बात करते हैं तो उसके साथ आपको बिहार की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि टोटल ये 120 सीटें हैं और कुछ जो यूपी के हिस्से हैं वो बिहार से आप भी देखिए ओवरऑल सम्मिलित हो जाते हैं। देख लीजिए, जो प्रांत और प्रतिष्ठान बिहार वगैरह हो गया। नहीं नहीं, मैं के 39% विश्वदेव राव साहब से पूछ रहा हूं, मैं ये राव साहब से सवाल कर रहा हूं। जी जी, आप बोलें। धन्यवाद पंकज भाई। मेरा यही मानना है कि 120 सीटें जो हैं ये टोटल मिला के 40 बिहार की और 80 यहाँ की, इन दोनों को एक साथ देखना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा बहुत ही मुफीद सवाल इसलिए है क्योंकि 80 सीटों का जो अंगगणित के हिसाब से जो आज विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, उसमें पश्चिम और पूर्वांचल, जैसे अनुराग भाई ने बोला, बहुत सही बात बोली कि पूर्वांचल में विधानसभा में भी बीजेपी को जीतने में मुश्किल आई थी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद उस क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, उनका प्रभाव उस तरफ काफी हद तक है। और राजभर को जोड़ना, एक हिसाब से वो 7 जो सीटें हैं जो गिनाई गई, उसके अलावा मैं समझता हूं कि 18 सीटें जो टोटल हैं उनमें प्रभाव पड़ेगा ओपी राजभर को जोड़ने से। और राजभर जो 4% वोट बैंक है वो वही 18 सीटों तक ही सीमित नहीं है, वो कुल मिला के करीबन करीबन जो आंकड़े देखे गए हैं उसमें 27 सीटें आती हैं इस हिसाब से। वहीं आप आरएलडी की बात करें तो आरएलडी पे तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो आरएलडी का जो प्रभाव है वो जाट वोट बैंक पे ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जो मंत्री बनाया है वो पिछड़े को बनाया है। अब उससे जो बीजेपी की जो रणनीति है उसको भी फायदा मिलता है। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि कहीं ना कहीं जाट के साथ साथ पिछड़े को जोड़ के जो वोट शेयर बनता है बीजेपी का, और बीजेपी का जो अपना वोट शेयर है, वो एक विनिंग मार्जिन क्रिएट करता है। एक बात पंकज भाई, हम लोग चर्चा हमेशा करते हैं, ये छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी जोड़ के क्या फायदा करेगी? उसका रीजन क्या है? स्विंग जो वोट होते हैं 2 या 3% वाले, वो कहीं ना कहीं इन छोटी जातियों के रूप में और सम्मिलित होके उसको एक विनिंग कैंडिडेट बना देते हैं हर सीट पे। अब इसके अलावा बात करिए, सुनील शर्मा जो जीते हैं, जो मैक्सिमम वोट से जीते थे, करीबन 3.25 लाख वोट से जीते थे, उनकी सीट में जनरल वीके सिंह आते हैं लोकसभा की तरफ से, जिनका अभी तक टिकट घोषित नहीं किया गया है। वो टिकट, जहां तक मेरी सूचना है, वो टिकट इसीलिए घोषित नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर संशय था कि जनरल वीके सिंह दोबारा पुनः जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वहां बड़ा ही एक पशोपेश की स्थिति आ गई थी। और खास तौर पे गाजियाबाद सीट और जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एनसीआर रीजन में आती है और वहां से एक ब्रांडिंग जाती है केंद्र की भी और यूपी उत्तर प्रदेश की भी, क्योंकि वो पूरा नोएडा गाजियाबाद हम लोग इंडस्ट्रियल हब मानते आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पंकज भाई मैं बात बोलना चाहूंगा कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी लोकसभा टिकटों के बंटवारे में एक बहुत बड़ी कार्य किया है कि उसने बाकी पार्टियों की तरह उनके प्रत्याशियों को उनकी सीटें नहीं दी हैं। उनके प्रत्याशी भी हैं दूसरी पार्टियों के, तो उसने अपने टिकट पे लड़वा रही है। इससे आने वाले समय में बीजेपी का ही वर्चस्व रहेगा अगर कोई अंतरकलह या विरोध भी होता है आने वाले समय में, जैसा बाकी पार्टियों में देखा जाता है। जैसा आपने समाजवादी पार्टी में देखा, आरएलडी के गठबंधन के बाद राज्यसभा भेज दिया, बाकी सारी चीजें कर दी। आरएलडी को तो इस समय बहुत सी फायदे दे दिए हैं। नहीं, वो देखिए, वो बात तो ठीक है, उस पर हम आएंगे राव साहब। बड़ा सवाल ये है कि जो 2019 में हार हुई थी, 26 में से आपने कहा 26 सीटों पर प्रभाव है
और ये खुद भी कहते हैं कि 26 लोकसभा सीट पर राजभर का प्रभाव है, हमारे साथ राजभर ही नहीं है, बिंद है, निषाद है, गुज्जर है, तमाम तरह की बातें करते हैं, बंजारा है, तमाम जातियों को जोड़ते हैं, कश्यप है, ये इसका दावा करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि 26 में से 7 लोकसभा सीटों पर सीधा नुकसान हुआ था 2019 में, अब तो राजभर भी साथ है, दारा सिंह चौहान फिर से बीजेपी में आ गए, तो पूर्वांचल में तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पश्चिम यूपी का सवाल है, पश्चिम यूपी में भी काफी सीटें हारी गई थी। 14 में से 7 सीटें संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर समेत 7 सीटें गंवानी पड़ी थी। मैं इसी बात पर मैं आ रहा हूं राव साहब आपके पास, मैं आलोक जी से यह समझना चाहूंगा, क्या इन लोगों की मौजूदगी एनडीए में इस बात की गारंटी देती है कि मिशन 80 का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है? बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस मतलब बीजेपी कोई नया कीर्तिमान साबित करने जा रही। देखिए पंकज भाई, जो ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो चीजें किया है बीजेपी ने, वो पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत भी किया है। जैसा आपने विश्लेषण करके बताया, पूर्वांचल में और फिर इधर पश्चिमांचल में भी जो सीटें इनको गंवानी पड़ी थी, उसको किसी तरह से उसकी भरपाई हो जाए। ये छोटे छोटे जो छत्रप लीडर्स हैं और जो उनके वोट बैंक हैं 4%, 1.5%, 2% या 16%, 17%, उनको साधने की कवायद है। मेरे समझ से इन सबके इकट्ठे आने से मजबूती तो जरूर प्राप्त हुई है, लेकिन जैसा कि अभी राव साहब कह रहे थे, मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पूर्वांचल की सीटें बिहार के राजनीति से भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पास है और लगभग काफी समानता है हर चीजों में, बोली चाली में, रहन सहन में, खान पान में, शादी ब्याह में। तो अभी जो बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस किया था 2019 में बिहार में, वो मैक्सिमम था 39 आउट ऑफ 40। लेकिन इस बार जिस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव के जुलूस में या तेजस्वी यादव के मीटिंग्स में, तो ये अभी तय करना बहुत मुश्किल होगा कि ये परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट